नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, एक बार फिर से एस जयशंकर जी जो है उनने यूरोप की मीडिया को अपने ही स्टाइल में एक नया लेसन सिखाया है। और इस बार लॉजिक, मॉरलिटी, इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ के एक कदम आगे बढ़ के रूल्स और रेगुलेशन का सहारा लेके इन लोगों को एक तरीके से आप लोग कह सकते हो कि सबक सिखाया गया है। हुआ क्या है कि पिछले कुछ टाइम से आप लोग को पता होगा कि यूरोप जो है वो लगातार इंडिया पे प्रेशर बनाने में लगा हुआ है। सबसे पहले तो वो कार्बन बॉर्डर टैक्स जिसकी बात को लेके आया, जिस इशू के बारे में मैं पूरा एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं इसको। वो वीडियो आप लोग देखोगे तो आप लोग को पूरा समझ में आ जाएगा कि कैसे कार्बन टैक्स का, कार्बन एमिशन का बहाना लेके इंडिया से जो इम्पोर्ट जाता है, इंडिया से जो इम्पोर्ट करता है यूरोप, उसको टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। इंडिया के और बाकी जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनके गुड्स को यूरोप में आने से रोका जा रहा है। तो ये चीज़ तो हम लोग इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। ये एक तरीके से मैंने आप लोग को खाली बता दिया कि यूरोप जो है वो टारगेट कर रहा है इंडिया के ट्रेड को। उसके अलावा हाल में जो हुआ है, जो इस वीडियो से रिलेटेड है, वो ये कि इंडिया यूरोप को जो रिफाइंड ऑयल सप्लाई कर रहा है, जो रिफाइंड ऑयल इतने टाइम से सप्लाई कर रहा है, जिसमें बहुत बड़ा एक्सपोर्टर भी बन गया इंडिया, उसको टारगेट करने की बात की गई है यूरोप से। हुआ क्या है कि आप लोगों को पता होगा कि पिछले कुछ टाइम से रशिया से बहुत ही ज़्यादा क्रूड ऑयल जो है इंडिया वो खरीद रहा है और काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंटेड रेट पे खरीद रहा है। इतना इसको खरीदने लगा है कि रशिया जो है वो आज के टाइम में सबसे बड़ा क्रूड ऑयल का एक्सपोर्टर बन चुका है इंडिया को। और ये जो सस्ता क्रूड ऑयल है ये यूरोप को मिल नहीं रहा है क्योंकि यूरोप ने सैंक्शन लगा रखा है रशिया पे। तो यूरोप वाले बाकी कहीं से जो क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं, जो बिना डिस्काउंट के उनको मिल रहा है, उस क्रूड ऑयल को ये लोग ला रहे हैं और फिर अपनी जो रिफाइनरी है उसमें रिफाइन कर रहे हैं। उसके बाद इनको जो फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है उसका कॉस्ट जो है इनको ज्यादा पड़ रहा है। उससे सस्ता इनको पड़ रहा है कि सीधे जो इंडिया है उससे रिफाइंड प्रोडक्ट जो है वही इंपोर्ट कर लो, क्योंकि इंडिया के पास सस्ता क्रूड ऑयल आ जा रहा है रशिया से। इसका इंपोर्ट सस्ता पड़ रहा है तो इसका जो आउटपुट है, जो फाइनल रिफाइंड प्रोडक्ट है जो ये बना रहा है, वो भी सस्ता पड़ रहा है। इसीलिए यूरोपियन कंट्रीज को ये सस्ता पड़ रहा था अपनी रिफाइनरीज में जो क्रूड ऑयल है उसको रिफाइन करने से। इसी कारण से यूरोप जो है वो इंडिया से इसको इंपोर्ट करने लगा और इतना इंपोर्ट करने लगा कि हाल में ही इस तरीके की न्यूज़ आई थी, आप लोगों ने भी सुना होगा कि सऊदी को पीछे करके इंडिया सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन चुका है रिफाइंड ऑयल का यूरोप के लिए। अब जाहिर सी बात है इसमें इंडिया को भी मजा आ रहा था। इंडिया सस्ते रेट पे क्रूड ऑयल उठा रहा था रशिया से और इसको रिफाइन करके बेच रहा था यूरोप को, जिसकी वजह से हो क्या रहा था, अगर आप लोग इस चीज़ को देखो तो यूरोप ने जो सैंक्शन लगाया था रशिया पे, रशिया यूक्रेन वॉर के शुरू होने के बाद से, वो एक तरीके से मजाक बन गया था। क्योंकि इसका मतलब यही हुआ ना कि यूरोप जो है वो डायरेक्ट नहीं खरीदा रशिया का ऑयल क्योंकि यूरोप ने सैंक्शन लगा रखा है, लेकिन वही ऑयल जो है वो इंडिया जा रहा था, इंडिया में ये रिफाइन हो रहा था और रिफाइन होने के बाद यूरोप इसको खरीद रहा था। तो सैंक्शंस का तो कुछ मतलब बना ही नहीं। रशिया पहले डायरेक्ट बेच के पैसा कमा रहा था, अब वो इंडिया के थ्रू पैसा कमा रहा है। तो ये चीज़ एक तरीके से मजाक बना दे रही थी यूएसए का जो सैंक्शन लगा हुआ था रशियन ऑयल पे उसको। यहाँ एक डाटा है, ये भी देख लो आप लोग। दिसंबर 2022 से अप्रैल 2023 तक ऐसा बताया जाता है कि टोटल 2,84,000 बैरल पर डे रिफाइंड ऑयल जो है वो एक्सपोर्ट किया है इंडिया ने यूरोप को। और इसी टाइम में लास्ट ईयर का अगर ये आप लोग डाटा देखोगे तो ये था अराउंड 1,70,000 बैरल पर डे। तो कहने का मतलब है कि ठीक 1,00,000 बैरल पर डे जो है वो ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है इंडिया ने इस साल। ये करके काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठाया है रशिया से क्रूड ऑयल मिलने की वजह से। यही चीज़ जो यूरोप है उसने नोटिस किया है, इसी चीज़ के बारे में यूरोप ने सवाल उठाना शुरू किया है। क्योंकि यूरोप का कहना है कि पहले तो हम लोग जब भी पूछते थे कि इंडिया रशिया से ऑयल क्यों खरीद रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर में ये रशिया को एक तरीके से फंड करने की तरह हो गया, तो इंडिया कहता था कि देखो हमारे लोगों की ये ज़रूरत है, हमारी ये मजबूरी है, इसीलिए ये ऑयल हमको खरीदना पड़ रहा है। लेकिन अब यही ऑयल जो है वो रिफाइन करके इंडिया सप्लाई भी कर रहा है यूरोप को। तो ये चीज़ गलत बात है, ये एक तरीके से फ्रॉड करने वाली बात है यूरोप के साथ। इसी को देखते हुए हाल में ही यूरोपियन यूनियन के जो वाइस प्रेसिडेंट है जोसेफ बोरेल, ये यूरोपियन यूनियन के फॉरेन अफेयर्स और सिक्योरिटी पॉलिसी के भी हेड, एक तरीके से हाई रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है वो है। इनने हाल में ही एक इंटरव्यू देते हुए ये कहा है कि यूरोप को इंडिया पे क्रैकडाउन करना चाहिए क्योंकि वो रशियन ऑयल को रीसेल कर रहे हैं यूरोप की मार्केट में रिफाइन करके। इनने आगे इस इंटरव्यू में ये भी बताया कि ये जो इशू है ये मैंने उठाया है जयशंकर जी के साथ ब्रुसेल में, लेकिन कोई इसके लिए जो जवाब है वो ढंग का मेरे को मिला नहीं। दरअसल आप लोग को बता दूं कि यूरोपियन यूनियन और इंडो पैसिफिक मिनिस्ट्रियल फोरम जो है उसकी मीटिंग चल रही है इस समय, जिसके लिए एस जयशंकर जी और हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर है पीयूष गोयल जी ये गए हैं यूरोप में। वहीं पर इन लोगों की मुलाकात हुई होगी और जिसके बारे में जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, इनने कहा है कि मैंने जब ये सवाल पूछा एस जयशंकर जी से तो कोई ढंग का इसका आंसर मेरे को मिला नहीं।
उसके अलावा ये कहते हैं कि अगर डीजल, गैसोलीन, इस तरह के बाकी भी जो फाइनल प्रोडक्ट है वो यूरोप के मार्केट में एंटर करते हैं, इंडिया से ये आते हैं यूरोप में, और इंडिया रशियन क्रूड ऑयल का इस्तेमाल करके इसको बनाता है। तो जाहिर सी बात है ये जो सैंक्शन है इसको सरकमवेंट करने की बात हो गई। इसीलिए मेंबर स्टाफ यानी कि यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर हैं उनको चाहिए कि वो इसके अगेंस्ट में स्टेप ले। और इसके बाद फिर क्या हुआ कि यही सवाल अगले दिन एस जयशंकर जी जो है उनसे पूछिया एक मीडिया पर्सन ने कि जोसेफ बोरेल जो है उनने ऐसा ऐसा कहा है, आपका इसमें क्या कहना है। इस पे एस जयशंकर जी ने क्या रिप्लाई किया वो मैं चाहता हूँ आप लोग खुद ही देख लो। ये वीडियो मैं यहाँ पर प्ले कर देता हूँ, इसमें खुद ही आप लोग सुन लो कि क्या इनने कहा है। I really don't see the basis for your question because my understanding of the council regulations is that if Russian crude is substantially transformed in a third country, then it's not treated as Russian anymore. I would urge you to look at Council Regulation 833/2014. तो ये इनने कहा है, अगर आप लोग को आवाज़ जो है वो क्लियर ना लगी हो तो मैं बता दूं आप लोग को, इसको जो कहा है वो रिपीट कर दूं कि इनका कहना है कि काउंसिल का जो रेगुलेशन है जो रशिया पे सैंक्शन लगाने की बात करता है, उस रेगुलेशन का अगर आप लोग 833/2014 सैंक्शन देखोगे तो उसमें ये लिखा है कि कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी गुड रशिया से जाता है किसी तीसरी कंट्री में और उस कंट्री में सब्सटेंशियली ट्रांसफॉर्म होता है, यानी कि एक अच्छा खासा इसमें वैल्यू एडिशन किया जाता है। तो ये जो प्रोडक्ट है यूरोप की मार्केट के लिए रशियन प्रोडक्ट नहीं कहा जाएगा बल्कि उस कंट्री का प्रोडक्ट कहा जाएगा जहां पर इसमें सब्सटेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन किया गया है। दरअसल हुआ क्या था ना कि 2014 में आप लोग को पता होगा कि रशिया जो है उसने क्रीमिया को एनेक्स कर लिया था और उसी के बाद से यूरोप जो है उसने सैंक्शन लगाना शुरू कर दिया था रशिया के अगेंस्ट में। और इस चीज़ के लिए पूरा जो रेगुलेशन है वो इसने बनाया, पूरा जो एक तरीके से आप लोग कह सकते हो कानून बनाया गया इसको लेके कि ऐसे ऐसे तरीके से हम लोग सैंक्शन लगाएंगे रशिया पे, ये इसके रूल्स होंगे और इस तरीके से इसको देखा जाएगा पूरा। उसी के सेक्शन 833/2014, ये 2014 जो है ये ईयर को ही डिनोट करता है, उसमें ये लिखा गया है। और ये चीज़ लॉजिकल भी है। मान लो कोई फैक्ट्री है जहाँ पर टेबल बनती है, तो ये टेबल बनाने के लिए जो कीलें लगती हैं, जो लकड़ी लगती है, मान लो ये जो फैक्ट्री का मालिक है ये कहीं से मंगाता है और फिर इस सामान का ये इस्तेमाल करके फाइनल टेबल जो है वो बनाता है। तो इसमें जिस पर्सन ने कीले बेची है या फिर लकड़ी बेची है वो ये तो नहीं कहेंगे ना कि ये जो टेबल है ये फाइनली हमारा प्रोडक्ट है। जाहिर सी बात है फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा वो जो फैक्ट्री का मालिक है उसी का होगा। तो यही चीज़ इसमें कहा जा रहा है, यही चीज़ कहना है जयशंकर जी का कि सब्सटेंशियली हम लोग इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, इसमें अपनी वैल्यू एडिशन जो है वो एक अच्छे लेवल की करते हैं, इसीलिए ये रशियन प्रोडक्ट नहीं कहलाना चाहिए बल्कि ये हमारा प्रोडक्ट कहलाना चाहिए। अब इस पे यूरोप के जो लोग थे उनको एक तरीके से आप लोग कह सकते हो साफ सूंघ गया। ये एक रिप्रेजेंटेटिव थी जो एस जयशंकर जी के साथ खड़ी थी, इनने फिर अपना जो स्टेटमेंट था उसमें ये कहा कि हम इंडिया पे पॉइंट करके बात नहीं करना चाहते बल्कि अपना हैंड एक्सटेंड करके इसके साथ डील करना चाहते हैं। तो ये दिखाता है कि यूरोप जो है वो एक तरीके से समझ गया है कि कोई खास एक्शन नहीं लिया जा सकता इंडिया के अगेंस्ट में, वो कुछ भी करे, क्योंकि हम लोग मान लो इस इंडिया की ट्रेड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम करेंगे तो हमारे भी बहुत से प्रोडक्ट इंडिया में जाते हैं, ये भी करने लगा गया। एक तरीके से टिट फॉर टैट जो रिएक्शन है वो देने की इस समय हैसियत रखता है इंडिया, इसलिए इंडिया के अगेंस्ट में कोई बड़ा स्टेप नहीं लिया जा सकता है। नहीं तो आप लोग को पता होगा कि एक टाइम था जब यूरोप या फिर यूएसए इस तरह की जो वेस्टर्न कंट्रीज थी ये रिक्वेस्ट नहीं, कोऑपरेशन की बात नहीं, सीधे ऑर्डर दिया करती थी दूसरी कंट्री को कि आपको ऐसा करना है तो करना है। लेकिन आज के टाइम में ये लोग मजबूर पड़ गए हैं और इस चीज़ में अगर आप लोग WTO का जो रूल्स है उसको देखोगे, WTO क्या कहता है, वो भी यही चीज़ कहता है कि प्रोडक्ट का जो कंट्री ऑफ ओरिजिन होगा वो उस कंट्री को माना जाएगा जहाँ पर इसमें सब्सटेंशियली ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है, यानी एक अच्छा खासा वैल्यू एडिशन किया जाता है। तो चाहे WTO के रूल्स हो गए या फिर यूरोपियन यूनियन की जो है उसके खुद के रेगुलेशंस हो गए, ये सब इंडिया ने जो किया है उसको जस्टिफाइड करते हैं और उसको लीगल बताते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग देखो ना तो जैसे कि इस तरह की चीज़ें अब कही जा रही है कि इंडिया की वजह से रशिया जो है वो सैंक्शंस को सरकमवेंट कर पाया है, इन सैंक्शंस को इनइफेक्टिव बना पाया। इसमें इंडिया ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है रशिया से ऑयल खरीद के। लेकिन इसका जो दूसरा साइड है, जो ऐसा करके इंडिया ने एक तरीके से कहा जा सकता है पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी को बहुत ही ज़्यादा बर्बाद होने से बचाया है, वो यूरोपियन कंट्रीज़ नहीं कहेंगी, उसकी बात यूरोपियन कंट्रीज़ नहीं करेंगी। ये खाली एक पहलू जो है वो दिखाने में माहिर है हमेशा। इनके लिए यूक्रेन वॉर, रशिया वॉर ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है कि इसके चलते पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी भी बर्बाद होती है तो वो भी इनको चलेगा।
लेकिन इंडिया ने ऐसा करके मैं कहूँगा एक तरीके से वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है उसको बर्बाद होने से रोका है। क्यों, ये मैं आप लोग को बताता हूँ। देखो हुआ क्या ना कि रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, उसके बाद यूरोप ने सैंक्शन लगाया रशिया पे। उसके बाद हुआ क्या कि यूरोप में ही आप लोग देखो तो एनर्जी क्राइसिस शुरू हो गया। यूरोप में ही एनर्जी की प्राइसेस अगर आप लोग देखो तो बहुत तेजी से ऊपर बढ़ने लगे, और जो ठंड का टाइम था उसमें काफ़ी दिक्कत हुई यूरोप को। एनर्जी का प्राइस, ट्रांसपोर्टेशन का प्राइस, ये सब प्राइस जब बढ़ता है तो इसका असर आप लोग को पता होगा पूरी इकोनॉमी पे पड़ता है। तो यहाँ आप लोग ये देखो कि इंडिया इतना ऑयल सप्लाई किया यूरोप को, सस्ते में ये ऑयल खरीद के सप्लाई किया, उसके बाद ये असर पड़ा। तो अगर ये सप्लाई ना करता इंडिया तब इसके इकोनॉमी का क्या होता है। सऊदी अरेबिया ने वैसे ही प्रोडक्शन कट करने की बात कर दी थी। एक तरीके से पूरा जो ऑयल का सप्लाई है वो हर जगह से खत्म हो गया था। रशिया पे सैंक्शन लगाया, सऊदी ने कह दिया हम लोग प्रोडक्शन कट करेंगे, इसमें कमी करेंगे। वेनेजुएला, ईरान, इस जैसी कंट्रीज पे सैंक्शन लगा ही हुआ है। तो पूरा जो ऑयल का सप्लाई है उसी को इन लोगों ने इनडायरेक्टली अनजाने में बहुत ही ज्यादा कम कर दिया था। और हम सबको पता है कि जब किसी चीज का सप्लाई कम होता है और डिमांड जो है वो उतनी ही रहती है तो उस चीज का जो प्राइस होता है वो भी बहुत तेजी से बढ़ता है। ये चीज झेलना पड़ता है पूरे वर्ल्ड को। ऑयल के प्राइस इतने ज्यादा स्काई रॉकेट करते, खासकर से यूरोप में, और सिर्फ यूरोप में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में भी ऐसे ही ये थोड़े बहुत ऊपर गए कि पूरे वर्ल्ड की जो कंट्रीज है, खासकर से जो पुअर कंट्रीज है, जो लो इनकम कंट्रीज है, वो इसको झेल नहीं पाती। ऑलरेडी हम लोग देख रहे हैं कि कई इकोनॉमीज ऐसी हैं जो कि डिफॉल्ट कर गई हैं, वो पूरी तरीके से उनके यहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस खड़ा हो गया है। लेकिन इंडिया और चाइना ने ये कहना बिल्कुल ठीक रहेगा कि एक चैनल ऊपर रख के एक तरीके से इस चीज को, इस कैटेस्ट्रॉफे को आने से रोका है। तो इस चीज के लिए इन लोगों को, पूरे वर्ल्ड को एक तरीके से थैंक्सफुल होना चाहिए, इंडिया, चाइना और बाकी सब कंट्रीज को, कि उनकी वजह से ये सिचुएशन नहीं आई। और ऊपर से ये लोग सवाल कर रहे हैं, उल्टा इन लोगों से सवाल होना चाहिए, उल्टा जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनसे सवाल होना चाहिए कि आखिर ये करना क्या चाहते थे। सारे सप्लाई को खत्म करके क्या ये जो लो इनकम कंट्रीज है, जो गरीब कंट्रीज है, उनको ये पूरी तरीके से बर्बाद कर देना चाहते थे? आखिर इनका जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था? इसके अलावा अगर आप लोग देखो तो ये जो आर्गुमेंट है कि इंडिया के मदद से रशिया जो है वो अपना वॉर फाइनेंस कर पा रहा है, जबकि जो रियलिटी है वो अगर आप लोग देखो तो इंडिया और रशिया जो है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा टाइम से डेडलॉक में फंसे हुए हैं। क्योंकि ये दोनों कंट्री जो आपस में ट्रेड है, जो इन लोग ने सोचा था कि हम लोग रुपए में करेंगे, वो चीज सक्सेसफुल हो नहीं पा रहा है। रशिया का कहना है कि हम लोग ने बहुत ही ज्यादा ऑयल सप्लाई किया इंडिया को, बहुत ही ज्यादा, इसकी वजह से जो रुपए है वो हमारे बैंक में पड़ा हुआ है इंडिया में, इस रुपए को हम लोग इस्तेमाल कहीं कर नहीं पा रहे हैं, और ये हमारा ही पैसा हमारे ही काम में नहीं आ रहा है। क्योंकि जाहिर सी बात है जो रुपए है वो इंडिया की इकोनॉमी में ही इस्तेमाल होगा, बाहर दुनिया भर की जो कंट्रीज है वो तो इससे ट्रेड करती नहीं है। इसके सॉल्यूशन के लिए इसीलिए इंडिया कहता है कि ये जो रुपए आपके पास पड़ा है ये आप हमारे बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दो। लेकिन रशिया को ये इन्वेस्टमेंट उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता नहीं है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि यूरोप कह रहा है कि ये पैसा रशिया इस्तेमाल कर रहा है वॉर में, और रशिया कह रहा है कि ये पैसा हम लोग कहीं इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो आर्गुमेंट है ये भी बकवास है एक तरीके से। ये जो पैसा है रशिया इस्तेमाल कर ही नहीं पा रहा है, तो ऐसा कहना कि इस पैसे का इस्तेमाल करके रशिया वॉर लड़ रहा है अब तक, ये पूरी तरीके से गलत होगा। प्लस लास्ट आर्गुमेंट मैं यहाँ पर ये आपसे कहना चाहता हूँ कि ये देखो क्या होता है ना कि इंडिया जो है वो सिर्फ रशिया से ही ऑयल नहीं खरीद रहा। हालांकि मैं जानता हूँ कि रशिया जो है वो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है इंडिया के लिए क्रूड ऑयल का, लेकिन रशिया के अलावा भी सऊदी अरेबिया हो गया, बाकी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हो गई, और भी दुनिया भर की जो कंट्रीज है उनसे ऑयल खरीदता है इंडिया, और साथ ही साथ इसका खुद का भी प्रोडक्शन है। तो ये कह पाना कि यूरोप को जो ऑयल सप्लाई किया है इंडिया ने वो रशिया का क्रूड ऑयल था, और जो खुद इस्तेमाल किया है अपने लोगों को दिया है वो बाकी जगह का क्रूड ऑयल था, ये आर्गुमेंट भी एक तरीके से बकवास होगा। ये थोड़ी ना कोई बता पाएगा कि कौन से क्रूड ऑयल को रिफाइन करके कहाँ भेजा गया है। इंडिया कह देगा कि आपको जो हम लोग ने ऑयल बेचा है वो मिडिल ईस्ट और बाकी कंट्री से खरीदा गया था, और रशिया से जो हम लोग ने ऑयल खरीदा है वो अपने लोगों को दिया है। तो इसमें भी कुछ कह नहीं सकता यूरोप। ये चीज़ भी एक तरीके से आप लोग देखो तो बहुत ही ज़्यादा वीक आर्गूमेंट है यूरोप का। तो ये सारी चीज़ें गाइज, यहाँ मैं आपसे एक आखिरी में सवाल करना चाहूँगा कि ये जो बात है कि इंडिया ने एक तरीके से वर्ल्ड की इकोनॉमी को सेव किया है, चैनल ओपन रखा ऑयल के सप्लाई का, और इसको आगे भी डिस्ट्रीब्यूट किया, ऐसा करके सिर्फ यूरोप ही नहीं यूएसए तक में ये न्यूज़ आई थी कि यूएसए जो है वो इंडिया से वैक्यूम गैस ऑयल खरीद रहा है, और ये वैक्यूम गैस ऑयल जो है वो रशिया का जो क्रूड ऑयल है उसका इस्तेमाल करके इंडिया बनाता है। तो ये सब करके जो ये वाला आर्गूमेंट है कि वर्ल्ड की इकोनॉमी को थोड़ा बहुत बर्बाद होने से रोका है इंडिया ने, इस पे आप लोग का क्या कहना है ये मेरे को बताइएगा कमेंट में। बाकी इस वीडियो को मैं यहाँ पर करता हूँ खत्म। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।